नमस्कार, स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिडकैप शेयरों को लेकर हमारा ये खास शो मिडकैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज फिर से हम कमजोरी बढ़ते हुए देख रहे हैं और उसकी वजह यह है कि टैरिफ को लेकर टेंशन थोड़ी सी बढ़ी है। अमेरिका ने मैक्सिको, कनाडा, चाइना पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। मैक्सिको और कनाडा ने रिटेलिएटरी यानी कि बदले की भावना से भी टैरिफ लगाया अमेरिका के खिलाफ और दुनिया भर के बाजारों में आज हम देख रहे हैं कि घबराहट का माहौल है और इसकी चपेट में भारतीय बाजार भी आ रहे हैं। निफ्टी करीब 200 अंक नीचे है और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 300 अंकों के आसपास की गिरावट फिलहाल हम देख रहे हैं। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी की कोशिश निफ्टी बैंक में जरूर है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी का ही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले बाजार में करीब 3 गिरने वाले शेयर हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बाजार की स्थिति क्या है। लेकिन एक खेमा हम देख रहे हैं कि बाजार में आज लगातार दूसरे दिन, बजट के दिन भी हमने काफी शानदार उसमें जोश देखा और आज भी हम देख रहे हैं कि वहां पर रौनक है, वो है कंजम्पशन वाला खेमा। कंज्यूमर में अगर आप देखेंगे तो एफएमसीजी, कंज्यूमर फाइनेंस, ऑटो, रिटेल और क्विक कॉमर्स वाली कंपनीज में आज बढ़िया रौनक है। सवाल यह है कि क्या पोर्टफोलियो में चर्नी करने का वक्त हो गया है? क्या आपको डिजिटल इंडिया से शिफ्ट करके कंजम्पशन इंडिया वाले थीम पर फोकस करना चाहिए? और कैपेक्स वाले जो शेयर गिर रहे हैं, क्या वहां से भी थोड़ा सा आप अपना लगाव कम करके कंजम्पशन वाले शेयरों की तरफ फोकस को शिफ्ट करने का समय हो गया है? ये सबके मन में सवाल हैं और उस सवाल का जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया। निकुंज सर, थैंक यू सो मच। कैसे हैं जी? सर, सबके मन में यही सवाल है। मेरे मन में सवाल था दैट फॉर द फर्स्ट टाइम आई कैन से दैट द इंडियन कंज्यूमर इज ऑन मून। टैक्स कट के बाद चंद्रयान पहुंचा, पर टैक्स कट के बाद पहली बार है दैट इंडियन कंज्यूमर इज फीलिंग दैट वी आर ऑन द मून। मतलब काफ़ी अब हम इम्पैक्ट अगर समझते हैं तो उस दिन हम एनालिसिस कर रहे थे, मगर वीकेंड पे समय मिलता है तो हम देखते हैं कि भी हो क्या रहा है। वो जो टैक्स कट 1 लाख करोड़ का है अभिषेक, 1 लाख करोड़ सीधा इकोनॉमी में कंज्यूमर के हाथ में वापस आता है। बहुत बड़ा टैक्स कट है सर। वो कंजम्पशन वाले जो कंपनीज हैं, रिटेल हो गया, एफएमसीजी हो गया, वहां वो जाएगा या फिर आपको लगता है कि जो बैंक अभी कासा वासा की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, कुछ पैसे वहां भी जाएंगे? देखिए, पहले हम बात करते हैं 3 साल में हुआ क्या है, क्योंकि बजट ने 2001 में स्टॉक मार्केट की नींव को बदला था। करेक्ट। और क्या 2005 में क्या वह नींव अब अलग दिशा में जा रही है? तो 2001 के बाद सरकार ने क्या करा? सरकार ने बोला जी हम केपेक्स बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान के कोविड से निकल रहा था, कंज्यूमर के पास पैसे नहीं थे। अनलाइक लॉट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, हिंदुस्तान की सरकार ने बोला हम आपको फ्रीबीज नहीं देंगे, वी विल नॉट पुट मनी इन दी हैंड ऑफ कंज्यूमर, बैंक अकाउंटों में हम डायरेक्ट सब्सिडीज नहीं देंगे, क्योंकि पैसे थे भी नहीं उनके पास, हमारी फिजिकल स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने बोला हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्ड करेंगे, रेलवे वंदे भारत बनाएगी। डिफेंस में हमने यान से लेकर के टैंक्स बनाए, हर जगह पे हमने देखा कि शिप में लेकर के हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए। तो वो शिपिंग और डिफेंस के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक इन्वेस्टमेंट का महाकुंभ चालू हुआ था। तो सरकार ने बोला हम जो खर्चा करेंगे बड़ा खर्चा करेंगे, जो हम 5-6 लाख करोड़ रुपया साल का खर्चा करते सीधा उठा करके कर दिया 8-9-10 लाख करोड़ रुपया। अब वो बोल रहे हैं कि भाई वो तो ठीक है, इकोनॉमी में अब कंज्यूमर को भी संभालने का समय आ चुका है, बिकॉज कंज्यूमर जो है इकोनॉमी के बाद एक अनइवन सी प्रोग्रेस हुई है। मार्केट के अंदर सबने पैसा नहीं बनाया, रियल एस्टेट में सबने पैसा नहीं बनाया, तो एक अनइवन सी प्रोसेस हुई जिसे हम फाइनेंशियल टर्म में बोलते हैं के शेप इकोनॉमी, हैव एंड हैव नॉट। कईयों के पास बहुत आया, कईयों के पास कुछ नहीं आया। तो कंज्यूमर तो जी पीड़ित है। तो कंज्यूमर को आप क्या दे सकते हैं? कंज्यूमर को आप इमीडिएट उसका कष्ट दूर करने के लिए उसका टैक्स कट आप कर सकते हैं। तो ये जो बजट है इसके अंदर एक जो थीसिस है, वी वैल्यू ऑनेस्ट टैक्स पेयर, ऑनेस्ट मिडिल क्लास टैक्स पेयर जो ईमानदारी से टैक्स देता है, जिसको महंगाई की मार और टैक्स में कुछ रिलीफ नहीं मिला है, जिसको हम इस साल 1 लाख करोड़ रुपया पूरा एग्रीगेट लेवल पे हम छोड़ेंगे। तो अगर 1 लाख करोड़ रुपया सिस्टम में वापस आता है तो इसका सीधा प्रभाव कंजम्पशन पे पड़ेगा। शेयर बाजार के लिए क्या है? बिल्ड इंडिया टू कंज्यूम इंडिया जी। उसमें आप 10% ट्रांसफ़र करें, 15% ट्रांसफ़र करें, मगर कुछ ट्रांसफ़र ज़रूर करें, क्योंकि इन शेयर्स में 3 चीज़ें हैं अभिषेक। एक तो 1 लाख करोड़ का सीधा इनमें किक आएगा, हम बात करेंगे क्या देखना चाहिए। दूसरा है स्टॉक्स 3-4 साल से कहीं गए नहीं, कुछ 2, कुछ 3, कुछ 1.5, ये स्टॉक्स गए नहीं है। और तीसरा ओनरशिप खत्म है, बिकॉज पूरा का पूरा शेयर बाजार इस समय बिल्ट इंडिया स्टॉक्स ले रहा था, कोई इंफ्रा ले रहा था, कोई रेलवेज ले रहा था, कोई डिफेंस ले रहा था, कोई शिपिंग ले रहा था, कुछ तो सब ले रहे थे। हाँ। तो वह स्टॉक्स में ओवर ओनरशिप है और महंगे हो चुके हैं। ये स्टॉक सस्ते नहीं है मगर ओनरशिप कम है। इनके अंदर रेट ऑफ चेंज, जिसको हमेशा मैं बोलता हूँ मार्केट में होता है, उम्मीद
रेट ऑफ चेंज अभिषेक जहाँ अच्छा होता है ऊपर लो, या रेट ऑफ चेंज खराब होता है और शेयर बेचो, कुछ नहीं करना, ज़्यादा नहीं सोचना। रेट ऑफ चेंज केपेक्स का बहुत अच्छा नहीं रहेगा, रेटिंग नहीं हो सकती है जिसे पी री रेटिंग कहते हैं। कंज्यूमर के अंदर पी री रेटिंग नहीं होगी, मगर रेट ऑफ चेंज अगले 2-3 क्वार्टर में जो अचानक पैसा अप्रैल से आएगा उससे बेनिफिट होगा। तो कंजम्पशन में अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में समझें सर, तो आपको क्या लगता है कि वो पैसा कहाँ रूट होगा? वो ऑटो में जाएगा, वो रिटेल वाले कंपनीज में जाएगा, क्विक कॉमर्स के लिए बहुत बेनिफिशियरी चीज़ होगी, मतलब क्या लगता है, या फिर हर जगह ही पुश आएगा ये? देखिए एवरेज में 1 लाख करोड़ को अगर नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स का एडवांटेज में देखूं और स्लैब रेट्स होती हैं तो एक अनसाइंटिफिक से नंबर पर आते हैं। जो मैंने पढ़ा है वही बता सकता हूँ कि ऑन एन एवरेज सबके हाथ में 5 से 7 हज़ार रुपये महीने का फर्क पड़ेगा। यही नंबर है ना जी? हाँ। किसी के 5, किसी के पास 7, किसी के पास 8, मैक्सिमम अगर हम वो 60,000 को डिवाइड कर दें 12 से तो फिर 6,000 रुपये, 5 से 7 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ेगा। अब 5 से 7 हज़ार रुपये का अगर फ़र्क पड़ेगा तो आप क्या कर सकते हैं बताइए? अगर आपके पास अचानक 5,000 रुपये एक्स्ट्रा है तो आप क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं आप दिन में 2 बार साबुन लगाएंगे, ऐसा तो नहीं दिन में 4 बार आप मंजन करेंगे, और ऐसा तो नहीं कि आप फेस क्रीम ज़्यादा लगाना चालू कर देंगे। तो ये होती है नेसेसिटी कैटेगरीज, जो हमारी रोज़मर्रा की कैटेगरीज हैं। सोप, शैम्पू, बिस्किट, टूथपेस्ट, ये पेनिट्रेटेड कैटेगरीज हैं। इनके अंदर 5-6 हज़ार रुपये अगर आप आएगा तो आप दिन में 2 बार नहाना नहीं चालू करेंगे, या फिर आप कैटेगरी कंजम्पशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है जिसको हम कहते हैं प्रीमियमाइजेशन, मगर वो बहुत हल्का फुल्का आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अचानक आ जाएगा। अचानक कहाँ आएगा? आप हो सकता है एक हॉलीडे प्लान कर लें, आप हो सकता है कि थोड़ा ईटिंग आउट ज़्यादा चालू कर ले, आप हो सकता है कि QSR रेस्टोरेंट्स में जाने लग जाए, हो सकता है कि आप अपैरल ज़्यादा लेना चालू कर दें, हो सकता है कि आप कहीं जो हाँ 3 दिन की छुट्टी कर रहे थे 4 दिन की छुट्टी कर देंगे, हो सकता है कि आप जो गाड़ी ले रहे थे उसके अंदर आप एक अपग्रेड कर दें मॉडल का, हो सकता है कि आप मोटरसाइकिल में एक सुपीरियर मॉडल ले लें, हो सकता है आप आइस की बजाय EV ले लें। तो जहाँ कैटेगरीज़ में 5 से 7 हज़ार रुपये का नोटेबल इम्पैक्ट आता है, उन्हीं कैटेगरीज को हम बोलते हैं एस्पिरेशनल कैटेगरीज। एस्पिरेशनल कैटेगरीज पे ज़्यादा फोकस करें। ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं वहाँ ना जाके फिर वो सेविंग में रूट हो जाए या फिर मार्केट में आ जाए, म्यूचुअल फंड में चला जाए, क्योंकि चर्चाएं ये भी हो रही है। नहीं, हो सकती है, मगर मैं बोलता हूँ कि भाई देखिए आज हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात ये कर रहे हैं कि इंडियन कंज्यूमर इज़ नॉट फीलिंग अबंडेंट, इंडियन कंज्यूमर इज़ फीलिंग द हीट ऑफ इन्फ्लेशन एंड स्लो डाउन। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ जी, आप अपनी इच्छाओं को कम कर रहे थे और आपके पास अचानक पैसा आता है जो कि अनप्लैंड है, ये आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था। करेक्ट, हाँ, इतना तो नहीं किया था, अनप्लैंड, थोड़ी बहुत उम्मीद करके चल रहे थे, ये नहीं तो अनप्लैंड आता है। तो समझदारी तो ये कहती है जी म्यूचुअल फंड में डालो, समझदारी तो ये कहती है। शॉर्ट टर्म मत सोचो, लॉन्ग टर्म सोचो। मगर ये समझदारी कितने लोग करेंगे मुझे ये नहीं पता, कितने लोग ये करेंगे मुझे ये नहीं पता। तो अगर म्यूचुअल फंड में भी आता है तो शेयर बाजार के लिए अच्छा है, ठीक है। अगर वो बैंक्स में जाता है तो भी शेयर बाजार के लिए अच्छा है। कुल मिलाकर के ये प्रोडक्टिव होता है। तो मैं कहता हूँ 1 लाख करोड़ का अगर कुछ कम आता है, वो कुछ तो आएगा, और कुछ जो आएगा कहाँ जाएगा? मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ कि हो सकता है म्यूचुअल फंड में आ जाए, उधर शेयर बाजार में आ जाए, बोलना बहुत मुश्किल है। मैं लोगों से ये विनती करूँगा भाई SIPs बढ़ा दो। मैं लोगों से ये विनती करूंगा कि ट्रेडिंग मत करो। मैं लोगों से ये विनती करूंगा कि भाई सेविंग्स बढ़ा दो, बिकॉज सेविंग्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स व्हेन द प्रॉब्लम इज देयर। पर सबके अपने अपने नियम होते हैं, सबके अपने अपनी इच्छाएं होती हैं, सबके अपने 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 प्लान्स होते हैं। और दूसरा हम एक बात कर रहे हैं मिलेनियल कैटेगरीज की। मिलेनियल कैटेगरीज के जो स्पेंडिंग पैटर्न होते हैं ना अभिषेक, आपसे मेरे से एकदम अलग होते हैं। तो वो एस्पिरेशनल, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन, एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं रादर देन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी तो बोले सिर्फ तो चल रही है भैया। और कोविड ने माइंडसेट को और चेंज किया है। कल किसने देखा, इस थीम पे बहुत लोग जी रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं योलो जनरेशन, यू ओनली लिव वंस। तो जनरेशन की बात। एक चीज और है, ये हम देख रहे हैं कि PSU, पावर, रेलवे, डिफेंस, इंफ्रा, रोड, हाईवे वाले जो स्टॉक्स हैं सारे टूट रहे हैं। क्या ये इतना मोह भंग होना ठीक है सर? क्योंकि कैपेक्स तो उतना भी ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है, 11.25 लाख करोड़ का कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया है। पिछले साल तो अभी कैपेक्स अच्छे से यूटिलाइज किया है और 10.18 वो भी ठीक ठाक है। तो ये जो बिकवाली वाला माहौल बना है, क्या अगर किसी को ये थीम पसंद है तो ये वैल्यू हंटिंग का भी समय थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो? अभिषेक देखिए क्या हो रहा है कि म्यूचुअल फंड्स के पास सिर्फ शेयर्स हैं नहीं कंजम्पशन के, क्योंकि जहाँ पर तेजी का बोलबाला, मंदी का मुंह काला। तो जहाँ पर परफॉर्मेंस होता है मार्केट हमेशा वहीं जाता है। पिछले 1 साल से हमने किसी को कंज्यूमर म्यूचुअल फंड लाते नहीं सुना है।
एनएफओ किसी का, पर टेक्नोलॉजी में आया है, एआई में आया है, डिफेंस में आया है, मैन्युफैक्चरिंग में, बिकॉज वहाँ पर तेजी का बोलबाला था। अगर 1.5 साल पहले मैं बोलूँ जी मैं कंजम्पशन का थीम लाऊंगा, आप बोलेंगे अरे भाई क्या कर रहा है। 2018 में मैंने देखा था कि एनएफओस कंजम्पशन के आ रहे थे, बिकॉज कंजम्पशन स्टॉक्स ऊपर चल रहे थे, तो समय समय की बात होती है। पर कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से ये हो रहा है कि आप एक म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं, आपके पास सपोज 10,000 करोड़ के एसेट्स हैं। 10,000 करोड़ के एसेट्स में आप देखेंगे अरे भैया मेरे पास तो बिल्ड इंडिया का थीम 65-70% है, और मेरे पास कंज्यूम इंडिया जो है 15% है, या 5% 7% है, तो मैं शिफ्ट करूँगा। शिफ्ट करने के लिए मुझे पहले बिल्ड इंडिया के स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे, और कंज्यूम इंडिया के स्टॉक्स मैं बाद में खरीदूंगा, बिकॉज मनी इज लिमिटेड। हाँ, मनी लिमिटेड रहता है ना, बिकॉज आप म्यूचुअल फंड में उधारी में थोड़ी आपको शेयर मिलेंगे। म्यूचुअल फंड में यू हैव टू हैव जीरो कैश, मतलब नेट जीरो। जो लिया वो बेचा। तो सैटरडे को कुछ ने बेचा। सैटरडे को जो काम हुआ था, मुझे लगता है कि जितने भी एचएनआई इन्वेस्टर्स थे जिनको ये कंपल्शंस नहीं होते हैं, रिटेल को कंपल्शंस नहीं होते हैं, उन्होंने बिकवाली कर ली। आज म्यूचुअल फंड्स वो सारे इंफ्रा के स्टॉक्स की खरीद की बिकवाली कर रहे हैं, क्योंकि उनको 2 दिन बाद कंज्यूम इंडिया खरीदना है। तो ये जो हम कहते हैं ना, ये ट्रांजिशन होता है, ये ट्रांजिशन अभी थोड़े दिन चलेगा। एक छोटा सवाल, छोटा जवाब चाहिए सर आपसे। छोटा जवाब? एफआईज खुश होंगे क्योंकि 4.4% का फिस्कल डेफिसिट, कैपेक्स इंटैक्ट है, कंजम्पशन पे फोकस है, और अब उम्मीदें ये भी बढ़ गई है कि शायद आरबीआई सरप्राइज कर दे रेट कट करके। अभिषेक, अगर मैं किसी को बोलूँ हेल्दी रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा जी पहले तो लंबी सैर करो, खाना कम खाओ, तेल कम खाओ, चीनी कम खाओ, और अच्छा प्रोटीन और फल एंड फ्रूट खाओ। तो वो जो डाइट है शॉर्ट टर्म के अंदर आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो एफआई का भी वैसा है। अभी शॉर्ट टर्म में उनको लग रहा है कि डॉलर की जो तेजी है, जो दुनिया में गोलमोल हो रहा है ट्रम्प टैरिफ को लेकर के, इंडिया अच्छा नहीं है। मगर जो सरकार ने करा है, इंडिया की जो लॉन्ग टर्म सेहत है, जिसे हम बोलते हैं कि फिटनेस ऑफ द इकोनॉमी, हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, बाइंग पावर ऑफ द इकोनॉमी, वो उन्होंने मजबूत कर दी है। तो ये जब चीज़ें हैं ना, लॉन्ग टर्म के अंदर हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी मैटर करती है रादर देन नॉइज ऑफ यूएस। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इस बहुत ही क्रूशियल इंसाइट के लिए। तो क्लियर है बाजार में, देखिए वो शिफ्ट बाजार में भी दिख रहा है कि कैपेक्स रिलेटेड स्टॉक्स से लोग मूव कर रहे हैं कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक्स में, और उसी हिसाब से आज हमने बजट वाले दिन भी चर्निंग देखी और आज भी वो चर्निंग देख रहे हैं, और आपको भी क्लियर हो गया कि आपको बाजार में क्या करना है। ऐसा नहीं कि कहीं से आप पूरी तरह से निकल जाइए, लेकिन हाँ, प्रोपोर्शन, अपने अनुपात को आपको देख के समझ के बाजार में अपनी रणनीति बनानी है। और ये बिल्कुल सही समय है कि कंज्यूमर वाले जो स्टॉक्स हैं उसमें भी विद इन कंजम्पशन आपको कहां पर फोकस करना है, यानी कि सर ने बहुत ही क्लियरली एकदम साफ साफ शब्दों में आपको राय दे दी है। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में अभी जो 3 घंटे बचे हैं आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या इस डिप को बाय करना है, या फिर अभी 1-2 दिन सतर्क रहें, साइडलाइन में बैठे और बाजार की चाल को बस एंजॉय करें। एक छोटे से बैंक की कमजोरी हावी है, और निफ्टी में करीब 200 अंकों की गिरावट है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो करीब 350 अंकों के आसपास की। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे एसेट शेयर खान के कुणाल शाह। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, माफी चाहेंगे आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। लेकिन निफ्टी से शुरुआत कर लेते हैं कुणाल जी। 23,250 का स्तर हमने शनिवार को देखा कि लोअर लेवल से रिकवरी आई थी बाजार में, लेकिन आज वो मल्टीपल टेंशन है। एक तो टैरिफ वाली टेंशन है बाजार के लिए, और दूसरा रुपए की डिप्रिशिएट होने की टेंशन है, एफआईएस की बिकवाली चल रही, ये टेंशन है। तो 2-3 बड़ी बड़ी चीजें फिर से सामने आके खड़ी हो गई हैं, और बजट को लेकर जो उत्साह होना चाहिए था वो सिर्फ कंजम्पशन तक सीमित रह गया है। आप जरा ये बताइए कि इस लेवल से बाजार में आप क्या रणनीति बनाने की सलाह दे रहे हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक। आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो वोलेटिलिटी है वो अभी भी मुझे लगता है बरकरार रहेगी मार्केट में। अगेन हमारे लिए हमारी आरबीआई पॉलिसी भी है। जैसे आपने कहा कि ग्लोबल इवेंट्स है जहाँ पे ट्रम्प का टैरिफ है, तो मुझे लगता है कि निफ्टी एक रेंज में रहेगा 23,100 और 23,600। ये 500 पॉइंट की रेंज है जिसमें निफ्टी अटका हुआ रहेगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने सेलिंग प्रेशर देखा है हायर लेवल से। आज हमने जो स्टॉक लिया है वो है 20 डे मूविंग एवरेज पे, जो है 23,246 का। वहां पे हम एग्जैक्टली जाके रुके हुए हैं। अगर ये भी कल के सेशन में टूट जाता है तो सेलिंग प्रेशर और भी बढ़ते जाएगा। तो मेरा मानना है कि अग्रेसिव लॉन्ग नहीं करना है। 23,600 जब तक वापस हम रिक्लेम नहीं कर लेते या उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देते थे, लॉन्ग में अग्रेसिव नहीं बनना है। डिप्स में नीचे 23,100 अगर सपोर्ट बनता है तो यूटिलाइज करें। इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो सेल ऑन राइज का अप्रोच रहेगा निफ्टी में। बाउंसेस को यूटिलाइज करें सेल करने के लिए। मुझे लग रहा है एक बार हम
वापस 20 DMA को टेस्ट करने नीचे की तरफ आएंगे, और अगर वो तोड़ दिया और उसके नीचे सस्टेन करते हैं तो ये फॉल 23,100 तक भी जा सकता है। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। एक बड़ा रेंज है 48,500 और 50,000, सो 1500 पॉइंट का रेंज है। विद इन दिस रेंज हमने बैंक निफ्टी में एक अच्छी बात है कि जो कल हमने लो किया था बजट के दिन बैंक निफ्टी में, वो लो हमने तोड़ा नहीं है। तो एक पॉजिटिव साइन वहां पे है बैंक निफ्टी के लिए। तो आज हम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, एंड सिंस आरबीआई का इवेंट है और एक्सपेक्टेशन है कि शायद रेट कट आ जाएगा, तो तब तक शायद बैंक निफ्टी को होल्ड करके रखे। तो बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी, अगर डिप मिले तो यूटिलाइज करें उसको बाय करने के लिए। वापस हम हायर एंड पे 49,700 50,000 के लेवल्स देख सकते हैं, जो बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक ठीक है कुणाल, तो फिर स्टॉक्स में आप कहाँ फोकस कर रहे हैं? क्या बाय सेल दोनों रिकमेंडेशन आपके पास है? यस, मेरे पास दोनों रिकमेंडेशन है, एक बाय साइड है एक सेल साइड है। फर्स्ट मैं बाय साइड को डिस्कस करूंगा। कल के सेशन में, बजट के सेशन में हमने देखा था कि डिजिटल इंडिया पर काफी फोकस किया गया था, तो वहाँ पे डिजिटल के स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहा है, वो है भारतीय एयरटेल। आप देखोगे कि ये वीक मार्केट में भी जहाँ पे इंडेक्स में इतना बड़ा करेक्शन आया है, भारतीय एयरटेल का करेक्शन भी ऑलमोस्ट इंडेक्स के लेवल जितना ही रहा है। तो क्लियर कट रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहा है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय एयरटेल वापस एक अप मूव के लिए रेडी हो चुका है, तो भारतीय एयरटेल पे बाय की सलाह रहेगी। 1610 का स्टॉप लॉस रखना है, 1680 और 1720 के दो टारगेट्स रहेंगे हायर एंड पे भारतीय एयरटेल पे। सेकंड स्टॉक है वो है मेटल स्पेस में से, और वो सेल साइड पे है, और स्टॉक का नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑलरेडी स्ट्रक्चर काफी वीक है, लो टॉप लो बॉटम्स अभी भी इंटैक्ट है। वापस स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दे दिया आज टेक्निकल चार्ट्स पे। मुझे लग रहा है यहाँ सेलिंग प्रेशर और भी बरकरार रहेगा, तो इसको सेल करने की सलाह रहेगी। 99 और 98 के टारगेट्स रहेंगे, और हायर एंड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो 105 का। ठीक है, सेल को सेल करना है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में शॉर्ट की रिकमेंडेशन है। आज हम देख रहे हैं कि चाइना पर जो टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, तो थोड़ा सा ना मेटल शेयरों का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ है और तगड़ी बिकवाली वहां पर हो रही है, और भारतीय एयरटेल को बाय करने की सलाह है। ठीक है, अब सीधे चलेंगे और ये जानेंगे कि आपको अगर ऑप्शंस में पैसे बनाने हैं तो क्या ट्रेड करना है। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। एंजल वन के दिवांग शाह हमारे साथ हैं। दिवांग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए ऑप्शंस में क्या ट्रेड करना है? गुड आफ्टरनून। ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे विप्रो का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना है। आज भी हमने देखा एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेकर स्टॉक ने अपसाइड रिज्यूम किया है, तो हमें लगता है इसमें अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। तो विप्रो का 310 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह 9.5 में, और स्टॉप लॉस यहाँ पे 7 रुपीज का रखना है, टारगेट है 15 रुपीज। ये स्ट्रेटेजी में मैक्स प्रॉफिट अराउंड 16,500 एंड मैक्स लॉस अराउंड 7,500। ठीक है, विप्रो की 310 वाली कॉल खरीदी है 8.5 से 9.5 की रेंज में, और लक्ष्य 15 रुपए का, स्टॉप लॉस 7 रुपए का। बढ़िया है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया है, 16,500 रुपए का अधिकतम मुनाफा है, और उससे आधे से भी कम जो नुकसान है इसमें ट्रेड में, मतलब संभावित नुकसान 7,500 रुपए का। स्टॉप लॉस अगर फॉलो करें तो ये नुकसान भी आपको नहीं होगा। तो ये आप रणनीति बना के इसमें आप चल सकते हैं। देवांग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और आखिर में अब आपके लिए मिड कैप में एक निवेश वाला शेयर जानेंगे मिड कैप के महारथी के जरिए। जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। और बजट के बाद देखिए लोगों की ना उम्मीदें थोड़ी सी अब बढ़ गई हैं कि शायद बाजार यहां से थम जाए, ये टैरिफ वैरिफ वाली जो टेंशन है कुछ देर में शायद दूर हो जाए और पिछली कड़वी यादों को भूल कर हम आगे बढ़ें। बताइए सर, आपके लिहाज से मिड कैप में अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाने के लिहाज से कुछ खरीदना है तो कहाँ आप दांव लगाने की सलाह देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो बाजार में थोड़ा बहुत नरमी भरा माहौल, थोड़ा बहुत असर शनिवार को जो बजट पेश किया गया, जो उम्मीदें आकांक्षाएं थी और जो घोषणा हुई, अभी आप देख रहे हैं तो कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र में थोड़ा बहुत झुकाव ऊपर बढ़ रहा है। इस परिस्थिति में जिस प्रकार से बजट आया है और आने वाले समय में जिस प्रकार से अनुमानित ऋण की मांग बढ़ेगी, उसको ध्यान में रखते हुए और जो नतीजे आ रहे हैं खास करके सरकारी बैंकों में, तो सरकारी बैंकों की सूची में एक मझौली बैंक है इंडियन बैंक। मौजूदा स्तर करीबन 515 या 520 के आसपास कामकाज कर रहा है इंडियन बैंक का शेयर।
समय की पाबंदी नहीं है और लंबी अवधि की विचारधारा है, और उसी नजरिए से अगर आप निवेश करते हैं तो इंडियन बैंक में निवेश की राय है हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर, और 620 के लक्ष्यांक है। इंडियन बैंक का आपको खरीदना है, 520 रुपए के आसपास के भाव है, 100 रुपए ऊपर के टारगेट है, 620 का, और अवधि जो है 1 साल का नजरिया आपको लेके इसमें चलना है। खरीदारी की सलाह है। आज थोड़ा सा नरम है तो मौके आपके लिए अच्छे बल्कि बन जाएंगे एंट्री पॉइंट के लिहाज से। चलिए, शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। अब समय इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने की, यहीं पर समेटेंगे। आपका बहुत शुक्रिया गौरांग सर, और कुनाल आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे हम दिग्गज मैनेजमेंट से कॉर्पोरेट कनेक्शंस में। नमस्कार।